आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये आपका सिलेक्शन सीरीज का 15 नंबर का लेक्चर है। इससे पहले ऑलरेडी 14 लेक्चर आ चुके हैं। अगर आपने पहले लेक्चर कंप्लीट नहीं किए हैं तो उसे कंप्लीट करिए। प्लेलिस्ट हमने ऑलरेडी बना दिया है। जो भी सिलेक्शन सीरीज के लेक्चर हैं टोटल एनसीईआरटी बेस्ड हैं। यूपीपीएससी का लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न इसमें फॉलो किया गया है। थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर दोनों कंबाइंड रूप से कराए जा रहे हैं। जो भी सिलेक्शन सीरीज के लेक्चर हैं यूपीपीएससी आरओआर और पीसीएस के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी इस लेक्चर की पीडीएफ है टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड करवाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट किए, बिना किसी देरी के देखिए जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया। वहीं दूसरा कथन है कि बंगाल का अंतिम तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए, ये आपको बताना है। देखिए जो आपका पहला क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो होता है वाराणसी वाला, तो वहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय जो बनाया जाता है वो 1916 में बनाया जाता है। और किसके द्वारा बनाया जाता है? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। उस समय जो आपके गवर्नर जनरल होते हैं वो होते हैं आपके लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1916 में। ठीक, क्योंकि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का जो टाइम पीरियड होता है 1910 से लेकर के 1916 होता है। देखिए लॉर्ड हार्डिंग प्रथम की बात करें तो 1844 से 1848 उनका टाइम पीरियड था, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का जो टाइम पीरियड है 1910 से 16 है। मदन मोहन मालवीय के सानिध्य में जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाती है तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को जो है एज ए गेस्ट बुलाया जाता है। मुख्य अतिथि के रूप में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को ही बुलाया जाता है। और इसी समय जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1916 में, तो गांधी जी ने अपना प्रथम जन भाषण भी दिया था। ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है। वहीं दूसरा कथन है कि बंगाल का अंतिम तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था, जो कि पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। आपको भी पता है बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड विलियम बेंटिक होता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक का टाइम पीरियड आपको पता है 1828 से 1835 होता है। तो उसी के बीच में आता है 1833 का चार्टर एक्ट, और उसी चार्टर एक्ट के जरिए से जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम बेंटिक था। तो दूसरा कथन गलत है, पहला सही है। तो केवल एक ए राइट आंसर हो जाएगा बस। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था। देखिए अगर इल्बर्ट बिल विवाद की बात करें, इल्बर्ट बिल की बात करें, तो ये इल्बर्ट बिल जो आता है 1883 में आता है। 1883 में जो टाइम पीरियड चल रहा था लॉर्ड रिपन का टाइम पीरियड था, क्योंकि इनका जो कार्यकाल होता है गवर्नर जनरल का 1880 से 84 तक होता है। इल्बर्ट बिल का उद्देश्य ये था कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं उनको यूरोपीय लोगों के मामलों की सुनवाई करने की अनुमति दिया जाना। तो इसीलिए इल्बर्ट बिल लाया जाता है कि भाई जो आपके भारतीय न्यायाधीश हैं वो यूरोपीय मामलों में भी अपनी सुनवाई कर सकें और जो भी न्यायिक मामले हैं उनमें अपना डिसीजन दे सकें। क्योंकि जो यूरोपीय लोग होते हैं वो भारतीय न्यायाधीशों को न्यायपालिका में नहीं देखना चाहते थे कि वो जो है डिसीजन दे हम लोगों को। जब सारे भारतीय और कांग्रेस देखती है कि भाई यूरोपीय लोगों के मन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि मतलब जो भारतीय हैं वो इनके मामले की सुनवाई ही नहीं कर सकते हैं, तो इस विवाद से फ़ायदा ये होता है कि भारतीय सभी एक साथ आ जाते हैं और राजनीतिक संगठन बनना शुरू हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय भी होता है। इल्बर्ट बिल भी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय होने का एक कारण था। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इल्बर्ट बिल विवाद जो होता है भारत में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन लाता है, और इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भी मजबूत किया और भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित भी किया। क्योंकि जो इल्बर्ट बिल विवाद है वो नस्लीय भेदभाव से संबंधित हो जाता है, 1883 में आता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई योग्यताओं को हटाया जाना, सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ। देखिए अगर टेनेंसी एक्ट की बात करें तो ये आपका आता है 1822 में। अब किस गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड में आता है, तो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, क्योंकि आपको पता है 1833 तक बंगाल के गवर्नर जनरल का ही पद था। 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक जो होते हैं
वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं, क्योंकि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। तो लॉर्ड हेस्टिंग जो होते हैं उनका टाइम पीरियड होता है 1813 से 23, तो 1822 उसी के अंतर्गत आता है। तो टेनेंसी एक्ट लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय आया था, डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम जो बनाया जाता है वो बंगाल के किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया जाता है। इस एक्ट में किसानों को यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकार दे दिए जाते हैं कि जब तक वे लगान का भुगतान करते रहेंगे तब तक उनका जमीन पर कब्जा बना रहेगा। अगर वो लगान देना बंद करते हैं तभी जो है अंग्रेज जमीन के मामले में हस्तक्षेप करेंगे। तो ये था आपका टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम। यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय आता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में और भी जानकारी जान लीजिए कि जो 1814 से 16 के बीच में प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध होता है वो आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय ही होता है। और जो आपका आंग्ल नेपाल युद्ध होता है उसी के तहत 1816 में सुगोली की संधि भी होती है और आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हो जाता है सुगोली की संधि के द्वारा। तो वो भी लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय ही होता है। वहीं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध आपको पता है कि 1817 से 19 के मध्य होता है। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना भी 1818 में इन्हीं के समय होती है। वहीं 1817 से 18 में पिंडारियों का दमन भी लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय होता है। बाजीराव प्रथम होते हैं, उनकी जो है एक तरीके से अवैतनिक सेना होती थी पिंडारी, मतलब वेतन नहीं देते थे, जो भी लूट का माल होता था तो उसमें से हिस्सा दिया जाता था पिंडारियों को। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए। यहाँ फिलहाल राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, किसे महक परी उपनाम से जाना जाता है। देखिए, जो महक परी उपनाम था वो आपके बेगम हजरत महल का था, ए राइट आंसर हो जाएगा। जून 1857 में जो विद्रोह स्टार्ट होता है उसमें बेगम हजरत महल जो होती हैं वो लखनऊ से नेतृत्व करती हैं और तात्या टोपे के नेतृत्व में ये चिन्हट के पास अंग्रेजी सेना को हराती भी हैं और हेवलाक उसमें मारा जाता है। देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो जब 1857 की क्रांति हो रही थी उस समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो थे आपके पामस्टन, मतलब लॉर्ड पामस्टन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। बी राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था। देखिए, होता क्या है, 8 अप्रैल 1857 को महान क्रांतिकारी मंगल पांडे जी को फांसी की सजा दे दी जाती है। वहीं 9 मई 1857 को मेरठ में 85 भारतीय सैनिक नए राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि जो मामला था कि ना, जो कारतूस होते थे उसमें सुअर की भी चर्बी थी और गाय की भी चर्बी थी। सुअर जो होता है वो मुसलमानों के लिए हराम होता है, वहीं जो गाय होती है वो हिंदुओं के लिए पूजनीय होती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए 85 सैनिक फिर से विद्रोह कर देते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बीच जो है बहादुर शाह जफर द्वितीय जो होते हैं, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, इन सभी ने मिलकर एक सुनियोजित ढंग से 10 मई 1857 की क्रांति के लिए रोटी और खिलता हुआ कमल, इन 2 चीज़ों को जो है 1857 के विद्रोह का प्रतीक बनाया था। तो यहाँ फिलहाल ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। कभी क्वेश्चन आ जाएगा भाई मंगल पांडे जी को फांसी कब दी गई, तो 8 मई 1857 को दी गई। 7 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, ब्रह्म सभा की स्थापना कब की गई थी। तो जैसा कि मैंने बताया, ब्रह्म सभा बाद में उसे ब्रह्म समाज कर दिया जाता है। इसकी स्थापना जो होती है 20 अगस्त 1828 को होती है। करते कौन है, राजा राम मोहन राय करते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के बारे में और भी चीज़ें आप जानेंगे। 1809 में जो राजा राम मोहन राय होते हैं फारसी भाषा की पुस्तक तोहफात उल मुहाजिरीन प्रकाशित करते हैं और इसी पुस्तक में उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, एकेश्वरवाद का समर्थन किया था और एकेश्वरवाद को सभी धर्मों का मूल भी बताया था। 1814 से 15 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया जाता है। वहीं 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना भी राजा राम मोहन राय करते हैं और 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय ने सम्मिलित रूप से मिलकर के सती प्रथा को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। सती प्रथा का जो कानून देखने को मिलता है अधिनियम 17 के तहत देखने को मिलता है। अब यहाँ देख सकते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है कि अधिनियम 17 संबंधित है, तो सती प्रथा से संबंधित है। अभी मैंने बताया अधिनियम 17 में ही सती प्रथा का प्रतिबंध बताया गया है, किस तरीके से सती प्रथा पर बैन लगाया गया है, कौन कौन से नियम है कि आप सती नहीं कर सकते हैं किसी महिला को।
सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए अगला क्वेश्चन करें उससे पहले थोड़ी जानकारी आप जान लीजिए। देखिए जो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल होता है, इन्हीं के दौरान जो है इल्बर्ट बिल आता है 1883 में। इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का भी अधिकार प्रदान कर दिया गया था जिनमें यूरोपीय नागरिक शामिल होते थे। अब जो ये सारी चीज़ें देखते हैं यूरोपीय लोग कि भाई अब भारतीय भी हमारे जो है केस की सुनवाई करेंगे, तो ये भड़क जाते हैं और भड़कने के बाद कहते हैं नहीं नहीं ये बिल जो है एकदम बेकार है, इसको बदलो, ये करने लगते हैं, मतलब झगड़ा लड़ाई चालू हो जाता है। और इसी बिल के अत्यधिक विरोध के चलते वायसराय ने फिर इसे वापस ले लिया। इल्बर्ट विधेयक 9 फरवरी 1883 से समस्त देश में एक फौजदारी कानून लागू कर दिया गया था। जो लॉर्ड रिपन होते हैं जातीय भेदभाव को दूर करने के लिए जो है एक कानून बनाने का प्रयास करते हैं इल्बर्ट बिल के जरिए, लेकिन वो बना नहीं पाते हैं क्योंकि यूरोपीय लोग इसका बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं। इल्बर्ट बिल प्रजातीय भेदभाव की नीति का उजागर करता था, क्योंकि जैसे ही इल्बर्ट बिल आया सभी लोग विरोध करना चालू कर देते हैं, नहीं भारतीय न्यायाधीश हमारी सुनवाई नहीं करेंगे, ये इतने बड़े वाले कहाँ हो गए जो हमारे मामले की सुनवाई करेंगे। ये सब चीज़ें देख करके भारतीय भी समझ जाते हैं कि यूरोपियों के अंदर हमारे लिए कितना प्यार और सत्कार और कितना जो है आदर भरा हुआ है, सब कुछ बाहर निकल आता है और वहीं से फिर चालू होता है संगठन बनना। आप देखते हैं कि 1883 में इल्बर्ट बिल आया, उसका विरोध हुआ, इल्बर्ट बिल वापस हुआ, 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना भी हो जाती है। भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधिक का मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं था। इस भेदभाव को दूर करने के लिए इल्बर्ट बिल का संगठित होकर विरोध किया गया। अब यहाँ पर आप 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राजा राम मोहन राय के संबंध में गलत कथन है। पहला है कि उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, बिल्कुल किया था भाई, पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है। जो ये पुस्तक लेकर के आते हैं तोहफात उल मुहाइदीन 1809 में, तो उसमें ये पूरी तरीके से जिक्र करते हैं कि भाई मूर्ति पूजा का विरोध होना चाहिए, एकेश्वरवाद का समर्थन करो, एकेश्वरवाद ही सभी धर्मों का मूल है। एकेश्वरवाद को सभी धर्मों का मूल बताया, तो ये भी जो है उसी किताब में बताया था। उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था, ये भी सही है। यहाँ पर पूछा है कि राजा राम मोहन राय के संबंध में गलत कथन है, तो यहाँ कोई नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता है? देखिए अतीत और मध्य के बीच जो सेतु का काम करते हैं वो राजा राम मोहन राय करते हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। साथ में इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता भी इन्हें कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक तरीके से जो मॉडर्न संस्कृति में लोगों को ले जाते हैं, इंडियन को यही ले जाते हैं, ब्रह्म सभा का गठन हो या सती प्रथा का अंत हो, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो एक तरीके से भाई सती प्रथा हो रहा था वो बंद हो गया और नया युग चालू हुआ, तो इसीलिए कहा जाता है अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, डी राइट आंसर होगा आपका। वहीं जो आपका यंग बंग आंदोलन होता है उसके जो प्रवर्तक होते हैं हेनरी विवियन डेरोजिए होते हैं। आर्य समाज का जो गठन करते हैं दयानंद सरस्वती करते हैं 1875 में। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत स्वामी विवेकानंद करते हैं 1 मई 1897 को। 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, यंग बंगाल आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो अभी मैंने बताया जो यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत होती है वो आपकी 1828 में होती है, और जो इसके संस्थापक थे यंग बंगाल आंदोलन के वो आपके हेनरी विवियन डेरोजिए थे, सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रार्थना समाज से संबंधित व्यक्ति नहीं है। देखिए प्रार्थना समाज की जो स्थापना होती है 1867 में होती है, बम्बई महाराष्ट्र में। जो आज का आपका मुंबई है उस समय बम्बई था। प्रार्थना समाज की जो स्थापना होती है केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग करते हैं, और इसमें मुख्य रूप से महादेव गोविंद रानडे और चंद्रा वर्कर भी थे। वहीं आरजी भंडारकर प्रार्थना समाज के एक अग्रणी नेता थे। प्रार्थना समाज का जो मुख्य उद्देश्य होता है जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा, इन सारी चीज़ों को लेकर के प्रार्थना समाज बहुत ही ज़्यादा समाज में उत्थान का काम करता है। प्रार्थना समाज पर अगर देखा जाए तो ब्रह्म समाज का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव था। तो ये क्वेश्चन भी बना हुआ है कि भाई प्रार्थना समाज जो होता है उस पर किसका सबसे ज़्यादा प्रभाव था? तो ब्रह्म समाज का प्रभाव था, क्योंकि केशव चंद्र सेन जो है वो ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने में थे और उन्हीं की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। तो जाहिर सी बात है प्रार्थना समाज पर ब्रह्म समाज का जो है प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर महादेव गोविंद रानडे भी प्रार्थना समाज से संबंधित हैं, चंद्रा वर्कर भी संबंधित हैं, आरजी भंडारकर भी संबंधित हैं, आत्माराम पांडुरंग जो है प्रार्थना समाज की नींव रखते हैं।
तो यहाँ जो है स्वामी बिरजानंद नहीं होंगे, बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही जो है प्रार्थना समाज से संबंधित व्यक्ति नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, किसको पश्चिम भारत का सुकरात भी कहा जाता है। देखिए जो पश्चिम भारत है वो आपका बम्बई वगैरह जो होता है पश्चिम भारत में आता है। तो पश्चिम भारत को जो सुकरात कहा जाता है महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। इनका जो जन्म होता है 1842 में नासिक के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वहीं महादेव गोविंद रनाडे जो होते हैं दक्कन कृषि राहत अधिनियम के निरीक्षण के लिए अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगर महादेव गोविंद रनाडे जी की बात करें तो ये जो है समाज सुधारक, न्यायाधीश और लेखक भी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सह संस्थापकों में से एक थे। महादेव गोविंद रनाडे जो होते बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी थे, मतलब समाज सुधारक, न्यायाधीश और लेखक थे। वहीं स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको पता है 1893 का शिकागो सम्मेलन ये जो है पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें एक बहुत ही बेहतरीन भाषण देते हैं। और साथ में स्वामी विवेकानंद जी के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना ये करते हैं। देखिए रामकृष्ण मिशन का जो उद्देश्य होता है उसका जाति प्रथा इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता है। उसका मतलब होता है कि जो भी सामाजिक काम है, जैसे पूरे देश के विभिन्न कोने में कहीं ना कहीं पाठशाला खुलवा दिया, विद्यालय या अस्पताल, तो ये सारी चीज़ें जो करते थे वो रामकृष्ण मिशन के तहत करते थे स्वामी विवेकानंद। वहीं दयानंद सरस्वती आर्य समाज से संबंधित हैं और 1875 में इसकी स्थापना करते हैं। राजा राम मोहन राय जो होते हैं वो ब्रह्म समाज से संबंधित हैं, 1828 में इसकी स्थापना करते हैं और वेदांत सभा और आत्मीय सभा का गठन भी ये करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई थी। देखिए आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में की जाती है। कौन करता है? स्वामी दयानंद सरस्वती करते हैं। आर्य समाज का जो उद्देश्य होता है कि भाई वैदिक धर्म को हम पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करेंगे और उसी का प्रयास किया जाता है। भारत को धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक रूप से परे एक सूत्र में बांधने का जो प्रयत्न होता है वो आर्य समाज के द्वारा किया जाता है। वहीं पाश्चात्य प्रभाव को समाप्त करना भी इसका उद्देश्य होता है। वेदों की ओर लौटो जो नारा दिया है वो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिया है। तो यहाँ फिलहाल आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। कोलकाता के वेलूर में रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय होता है। पटना वहाबी आंदोलन से संबंधित है, आपको पता ही है। और वाराणसी में जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा खोली जाती है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल निभाते हैं और इन्हें जो है मुख्य अतिथि भी बनाया जाता है मदन मोहन मालवीय के द्वारा, जब जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हो रहा होता है। तो यहाँ फिलहाल राइट आंसर डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, दयानंद सरस्वती के संबंध में गलत कथन है। पहला कथन है कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम नरेंद्र था। देखिए जो नरेंद्र मूल नाम था वो स्वामी विवेकानंद का था। दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो मूल शंकर था। तो पहला कथन पूरी तरीके से गलत है। वहीं दूसरा कथन है कि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा। तो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ जो लिखते हैं ये संस्कृत भाषा में 1874 में लिखते हैं और इस ग्रंथ में वो अपने विचारों का प्रतिपादन करते हैं। तो ये दूसरा कथन पूरी तरीके से सत्य है। वेलेंटाइन सिरोल जो होते हैं इन्हें भारतीय शांति का जन्मदाता कहते हैं। तो तीसरा कथन भी सही है। जो वेलेंटाइन सिरोल होते हैं कहते हैं आर्य समाज जो इन्होंने बनाया ये भी भारतीय शांति का जन्मदाता है और दयानंद सरस्वती तो है ही है। देखिए वेलेंटाइन सिरोल जो है दयानंद सरस्वती को भारतीय शांति का जन्मदाता कहते हैं। इन्होंने मथुरा के स्वामी बिरजानंद से वैदिक धर्म एवं दर्शन का शुद्ध रूप से ज्ञान प्राप्त किया था। ये डी भी आपका सही है। जो बिरजानंद होते हैं मथुरा के स्वामी होते हैं और उन्हीं को ये गुरु बना लेते हैं, वैदिक धर्म दर्शन का शुद्ध रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कौन सा कथन गलत है। तो भाई यहाँ पर ए गलत है, तो ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुछ भी नहीं सोचना। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारतीय चिंतकों में स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने ही किया था, ये आपको बताना है। देखिए जो स्वराज शब्द का प्रयोग होता है सबसे पहले जो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, तो उसमें सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग जो है किया जाता है। तो यहाँ फिलहाल राइट आंसर बी हो जाएगा। वहीं 1906 में दादा भाई नौरोजी जो होते हैं कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन सबसे पहले कौन करता है? दयानंद सरस्वती जी करते हैं। वहीं 1875 में आर्य समाज का गठन स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया जाता है। स्वराज का अर्थ होता है मतलब स्वयं का शासन, मतलब हमारा शासन, भारतीयों का शासन, तो यही होता है स्वराज। 16 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, स्वामी विवेकानंद ने कब अमेरिका के शिकागो शहर के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था।
देखिए, जो शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन चल रहा होता है वो 1893 में चल रहा था। तो 1893 में स्वामी विवेकानंद जो होते हैं वो शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं। अगर स्वामी विवेकानंद जी की बात करें तो इनका जन्म जो होता है 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। इसीलिए 12 जनवरी को आप देखते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है इन्हीं के उपलक्ष्य में। जो विवेकानंद का नाम विवेकानंद पड़ा है क्योंकि पहले इनका नाम था नरेंद्र, तो नरेंद्र को विवेकानंद नाम जो देते हैं वो खेतड़ी के महाराज देते हैं। शिकागो शहर के विश्व धर्म सम्मेलन में जब ये भाग लेते हैं तो उसमें हिंदू धर्म पर भाषण दे करके भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को गौरवान्वित कर देते हैं, मतलब शिखर पे पहुंचा देते हैं। शिकागो शिखर सम्मेलन के बाद ही अमेरिका में ही वेदांत सभा का गठन जो है विवेकानंद के द्वारा किया जाता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना कि वेदांत सभा का गठन विवेकानंद ने कहाँ किया, अमेरिका में किया, शिकागो शिखर सम्मेलन के बाद में। उसके बाद में 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। कोलकाता के बेलूर में रामकृष्ण मिशन का जो है मुख्यालय है। तो यहाँ फिलहाल राइट आंसर डी हो जाएगा आपका। 1883 में अभी मैंने बताया कि जो एल्बर्ट बिल होता है उसे लाया जाता है। एल्बर्ट बिल विवाद हो जाता है, उसमें लॉर्ड रिपन का टाइम पीरियड होता है 1880 से 84 का। देखिए अगला क्वेश्चन करें उससे पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में थोड़ी जानकारी आप जान लीजिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना होती है वो 1875 में होती है और जो जगह होती है उसका नाम होता है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। मतलब सबसे पहले जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई है वो न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई है। कौन सा सन था? 1875 ईस्वी। वहीं अगर बात करें भारत में इसकी स्थापना कब होती है तो 1886, यहाँ गलत लिखा है 1882 होगा। मतलब 1882 में मद्रास के अड्यार में होती है भारत में। इसके जो संस्थापक होते हैं मैडम हेलेना पेट्रोनोवा ब्लावस्की होती हैं जो कि रूस की महिला थी, और कर्नल हेनरी स्टील ओलकॉट थे जो कि आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। देखिए थोड़ी जानकारी आप एनी बेसेंट के बारे में भी जान लीजिए। एनी बेसेंट जो होती हैं इनका जन्म होता है 1847 में, आयरलैंड में इनका जन्म होता है। देखिए जो मैडम ब्लावस्की थे वो रूस की थे। एनी बेसेंट कहाँ की है? एनी बेसेंट आपकी आयरलैंड की हैं। 1893 ईस्वी में ये जो है भारत आ गई थी। 1818 यहाँ पर गलत टाइप है, 1898 होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना। 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जो आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहलाया। मतलब एनी बेसेंट ही थे जिन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1898 में। बाद में मदन मोहन मालवीय जो 1916 में उसे क्या कर देते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना देते हैं। वहीं याद रखना न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ आदि समाचार पत्रों का प्रकाशन भी इन्होंने किया था। 1917 में जो कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन होता है उसमें एनी बेसेंट को प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनने का सम्मान प्राप्त होता है। तो पहली महिला जो कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता करती हैं वो एनी बेसेंट ही करती हैं 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। इसके बाद में 1925 में एक कानपुर का अधिवेशन होता है, उसमें सरोजनी नायडू जी जो हैं कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई? तो अभी मैंने बताया 1875 में न्यूयॉर्क में होती है, 1882 में आपके मद्रास के अड्यार में होती है। मैडम ब्लावस्की और कर्नल ओलकॉट इससे जुड़े हुए लोग थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, एनी बेसेंट के संदर्भ में गलत कथन है। पहला है कि इन्हें द्वितीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनने का सम्मान प्राप्त हुआ। पहला कथन ही पूरी तरीके से गलत है क्योंकि जो एनी बेसेंट थी इन्हें कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और ये कलकत्ता अधिवेशन में होता है 1917 में। इनका जन्म आयरलैंड में होता है, ये आपका कथन सही है। ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना से संबंधित है। 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है, तो सी भी आपका सही है। इन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ आदि समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था, तो आपका डी भी सही है। तो यहाँ पूछा कौन सा कथन गलत है, तो भाई गलत तो आपका सिर्फ और सिर्फ ए है, तो ए ही राइट आंसर हो जाएगा बस। 19 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, एनी बेसेंट ने भारतीयों के सुशासन की मांग को लेकर के किसके साथ 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू किया था? देखिए होम रूल आंदोलन की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत जहाँ से होती है आयरलैंड से होती है और एनी बेसेंट आयरलैंड से ही संबंधित थी। होम रूल का मतलब क्या होता है? स्वशासन या गृह शासन। होम का मतलब होम हो गया और रूल मतलब
शासन, तो स्वशासन या गृह शासन की बात होती है। होम रूल आंदोलन के जरिए से भारतीयों में राजनीतिक चेतना और जागरूकता जाग जाती है। देखिए होता क्या है, 1916 में एनी बेसेंट जो इसकी शुरुआत करती हैं वो मद्रास से करती हैं। वहीं 1916 में ही जो बाल गंगाधर तिलक होते हैं इसकी शुरुआत करते हैं पुणे महाराष्ट्र से। कभी क्वेश्चन में आ जाए पुणे महाराष्ट्र से होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया, तो बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया। वहीं मद्रास से एनी बेसेंट करती हैं, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, बाल गंगाधर तिलक। 20 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, किसको दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। देखिए ब्रह्म समाज के बारे में आपको पता है कि भाई 1828 में जो है राजा राम मोहन राय जी जो होते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि भाई जो मूर्ति पूजा का विरोध है, एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार है, एकेश्वरवाद ही सभी धर्मों का मूल है, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। राजा राम मोहन राय के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर उसे आगे बढ़ाते हैं, फिर केशव चंद्र सेन उसे आगे बढ़ाते हैं। तो केशव चंद्र सेन जो है मद्रास की पदयात्रा पे गए हुए थे और वहीं उन्हें एक युवक मिलता है जिसका नाम होता है श्रीधरालू नायडू। श्रीधरालू नायडू उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है और वही सब चीज़ें उठा करके वेद समाज का गठन करता है। तो वेद समाज की स्थापना किसने की, श्रीधरालू नायडू ने की। कब की, 1864 में की। वेद समाज में श्रीधरालू नायडू तो थे ही, साथ में वी राजगोपालाचार्लू थे, प्री सुब्रमण्यम चिट्टी थे, विश्वनाथ मुदालियार थे। तो ये सारे लोग थे। वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। होम रूल आंदोलन के बारे में आपने जाना कि भाई 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक शुरू करते हैं। बाल गंगाधर तिलक जो शुरू करते हैं पुणे महाराष्ट्र से करते हैं और एनी बेसेंट मद्रास से करती हैं शुरुआत। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात भी आपने जान ली। 1875 में इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में होती है सबसे पहले। उसके बाद में 1882 में जो इसकी स्थापना होती है मद्रास के अड्यार में होती है। मैडम ब्लाउस्की, कर्नल अलकाट इससे संबंधित लोग हैं। तो यहाँ फिलहाल आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, किस कारखाना अधिनियम में श्रमिकों के कार्य करने की अवधि को 11 घंटे से कम करके 9 घंटे कर दिया गया। साथ ही 200 से अधिक श्रमिकों के कार्य करने वाले कारखानों में कैंटीनों की व्यवस्था पर जोर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो की जाती हैं वो आपके 1946 ईस्वी का कारखाना अधिनियम होता है उसमें की जाती हैं। 1946 में जो आपके गवर्नर जनरल थे या वायसराय कह लीजिए तो लॉर्ड वेवेल थे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, डी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, लिंडसे आयोग मुख्यतः किससे संबंधित है। देखिए जो लिंडसे आयोग का गठन होता है ये आपका 1929 में होता है और 1929 में आपको पता होना चाहिए किसका कार्यकाल चल रहा था, लॉर्ड इरविन का। लॉर्ड इरविन का जो कार्यकाल होता है 1926 से 1931 तक होता है। इन्हीं के टाइम पीरियड में 1929 में लिंडसे आयोग का जो है गठन होता है और ये उच्च शिक्षा से संबंधित है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 1929 में आपका लाहौर अधिवेशन भी होता है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, उदंत मार्तंड जो कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन कहाँ से किया जाता था। पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रखेंगे, कभी क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, तो उदंत मार्तंड था। अब इसमें पूछा गया इसका प्रकाशन कहाँ से किया जाता था, तो इसका प्रकाशन आपके कानपुर से किया जाता था। वहीं जो इसका प्रकाशन करते थे उनका नाम था जुगल किशोर। तो उदंत मार्तंड के जो संपादक थे जुगल किशोर थे, कानपुर से इसका प्रकाशन होता था। ये हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। 24 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपके प्रमुख केंद्र दे रखे हैं, दूसरी तरफ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया वो आपका दे रखा है। अब देखिए जो दिल्ली होता है, दिल्ली में जो 1857 की क्रांति होती है उसका जो नेता होता है वो आपके होते हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय, और साथ में जो इनके सेनापति होते हैं बख्त खान। क्योंकि बहादुर शाह जफर द्वितीय तो लड़ने के लिए जाते नहीं हैं, जाते हैं बख्त खान, तो बख्त खान को भी ध्यान रखना। और ये सुमेलित नहीं है, पहला ही सुमेलित नहीं है। और दिल्ली में जो नेतृत्व चल रहा था 1857 की क्रांति का, उसका जो दमन किया था जॉन निकलसन और हडसन ने किया था। ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। वहीं लखनऊ में जो विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल कर रही थी, और इस विद्रोह का दमन जो करते हैं हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल करते हैं। तो लखनऊ में जो 1857 की क्रांति का विद्रोह होता है उसका दमन हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल के द्वारा किया जाता है। कानपुर में विद्रोह के नेतृत्वकर्ता नाना साहेब थे
और कैंपबेल जो होते हैं कानपुर में भी जो है विद्रोह का दमन करते हैं। तो कैंपबेल लखनऊ और कानपुर दोनों जगह से रिलेटेड है। वहीं झांसी की बात करें तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी और जनरल हीरोज जो होते हैं इस विद्रोह का दमन करते हैं। यहाँ फिलहाल पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ए सुमेलित नहीं, क्योंकि यही जो है आपका गलत दे रखा है। दिल्ली में आपके बख्त खान और बहादुर शाह जफर द्वितीय नेतृत्वकर्ता थे। 25 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, इलाहाबाद में 1857 विद्रोह के ब्रिटिश दमनकर्ता कौन थे। देखिए जो इलाहाबाद है या फिर बनारस आ जाए तो वहाँ पर जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे वो लियाकत अली खान कर रहे थे, और इलाहाबाद में जो विद्रोह का दमन किया था वो आपके कर्नल नील ने किया था। तो यहाँ फिलहाल ना तो कर्नल नील दे रखे हैं, तो आप लगा देंगे डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 25 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। अभी मैंने बताया जो जगदीशपुर में 1857 की क्रांति होती है उसका नेतृत्व करते हैं कुंवर सिंह और अमर सिंह, ए राइट आंसर हो जाएगा। वहीं मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। वहीं लियाकत अली जो होते हैं ये इलाहाबाद बनारस में विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि 19 मार्च 1857 को चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग का विरोध 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक भगत सिंह ने किया। वहीं दूसरा कथन है 1857 के विद्रोह के दौरान बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर हेरसे था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए पहला कथन जो है उसमें भगत सिंह कहाँ से आ जाएंगे, मंगल पांडे आएंगे। भगत सिंह तो काफ़ी ज़्यादा बाद में आते हैं। तो 34वीं रेजिमेंट के जो आपके सैनिक मंगल पांडे होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि भाई जो ये कारतूस बन रहे हैं ना इसमें मतलब गाय के मांस को भी मिलाया जा रहा है, साथ में सूअर का मांस भी मिलाया जा रहा है। मतलब हिंदू मुसलमान दोनों के लिए हराम है, क्योंकि जो गाय होती है वो हिंदुओं के लिए पूजनीय होती है, वहीं सूअर मुसलमानों के लिए हराम होता है। तो ये चीज़ें जब उन्हें पता चल जाती हैं तो ये बात पूरे उसमें बैरक में फैल जाती है और सभी लोग चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करने से मना कर देते हैं। जब ये बात पता चलती है तो मंगल पांडे जो होते हैं लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट की गोली मार करके हत्या कर देते हैं। तो पहला कथन तो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। और दूसरा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर हेरसे थे, दूसरा कथन सही है। तो यहाँ पूछा कौन सा सही है, तो भाई केवल दो सही, बी राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ पुस्तकों के जो लेखक हैं उनके बारे में जान लीजिए। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो लिखी है 1857, वी.डी. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर ने लिखी है। द पीजेंट एंड द राज एरिक थॉमस स्टॉक्स ने लिखी है। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट जो लिखी है अशोक मेहता ने लिखी है। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने लिखी है। ये किताबें लगातार एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इन्हें जरूर याद कर लीजिए। और वहीं 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ उक्तियां हैं। क्या है कि वर्ष 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह मात्र था, और ये कहते हैं जेड रॉबर्ट्स। मतलब इनके कहने का मतलब होता है कि जो 1857 की क्रांति हुई है वो सिर्फ और सिर्फ सिपाही विद्रोह था और कुछ नहीं था। वहीं 1857 की घटना सिर्फ गाय की चर्बी से उत्पन्न सैनिक उत्पाद था, ये सर जॉन लॉरेंस के द्वारा कहा जाता है। वहीं 1857 के विद्रोह को या तो सिपाही विद्रोह या अनधिकृत राजाओं तथा जमींदारों का अनियोजित प्रयत्न अथवा सीमित किसान युद्ध कहा जा सकता है। ये आपके एडवर्ड टॉमसन और जी.टी. गैरेट ने कहा था। 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संघर्ष नहीं धार्मिक युद्ध था, ये आपके विलियम हावर्ड रसेल ने कहा था। वहीं कुछ लोगों के नाम और जान लीजिए। 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर और कुछ भी नहीं था, ये आर.सी. मजूमदार ने कहा है जो प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं। भारतीय जनता का संगठित संग्राम था, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। वहीं 1857 का विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, अपितु यह भारतवासियों का अंग्रेजों के विरुद्ध धार्मिक सैनिक शक्तियों के साथ राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा के लिए लड़ा गया युद्ध था, यह आपके जस्टिस मेकाकी ने कहा है। 1857 का विद्रोह स्वधर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया राष्ट्रीय संघर्ष था, यह आपके बी.डी. सावरकर ने कहा है। अब यहाँ पर आप 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन हैं। तो अभी मैंने बताया द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 जो पुस्तक लिखी है वो आपके बी.डी. सावरकर ने लिखी है। वहीं एरिक थॉमस स्टॉक्स ने जो किताब लिखी है उसका नाम है
द पीजेंट एंड द राज, और ये भी 1857 की क्रांति से ही संबंधित है। वहीं अशोक मेहता जो लिखते हैं वो लिखते हैं 1857 द ग्रेट रिवोल्ट। कार्ल मार्क्स ने जो किताब लिखी है उसका नाम है द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, एल्बर्ट बिल विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वायसराय लॉर्ड लिटन के कार्यकाल के दौरान एल्बर्ट बिल लाया गया। पहला कथन पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि भाई लॉर्ड रिपन के समय ये जो है एल्बर्ट बिल लाया जाता है 1883 में। लॉर्ड रिपन का जो टाइम पीरियड होता है 1880 से 1884 होता है। वहीं लॉर्ड लिटन का जो टाइम पीरियड होता है 1876 से 80 होता है, मतलब इनके पहले होते हैं। लॉर्ड रिपन के पहले लॉर्ड लिटन ही थे 1876 से 80। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आता है 1878 में वो आपके लॉर्ड लिटन के समय ही आता है। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। 1883 में जो है एल्बर्ट बिल आता है और उस समय लॉर्ड रिपन जो है वायसराय होते हैं। इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का अधिकार प्रदान किया गया जिनमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते हैं। दूसरा कथन पूरी तरीके से सत्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल 2 सही, बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लाया तो जाता है बिल की, हाँ भाई चलो जो है यूरोपीय लोगों की सुनवाई भी भारतीय न्यायाधीश करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा विवाद हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है एल्बर्ट बिल विवाद। उसके बाद में इसे वापस लेना पड़ता है लॉर्ड रिपन को, तो ये मामला होता है। बी राइट आंसर है यहाँ पे। अब यहाँ पर देख सकते हैं 1857 के आंदोलन का विस्तार किस तरीके से होता है। दिल्ली जो होता है, दिल्ली में 11 मई 1857 को मेरठ के विद्रोही पहुंच जाते हैं और 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं और बहादुर शाह जफर द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट और युवा क्रांति का नेता घोषित कर दिया जाता है कि भाई अब तुम ही नेता हो, और बख्त खान जो इनके सेनापति होते हैं इस नेतृत्व को देखते भी हैं। लखनऊ में अगर बात करें तो जून 1857 में विद्रोह का प्रारंभ होता है, मतलब 1 महीने के बाद। दिल्ली में स्टार्ट होता है मई में, लखनऊ में जो है 1 महीने के बाद। महल जिन्हें महकपरी के नाम से जाना जाता है, तात्या टोपे के नेतृत्व में चिनाहट के पास अंग्रेजी सेना को हराते हैं और हेवलाक उसमें मारा जाता है। वहीं कानपुर की बात करें तो 5 जून 1857 को कानपुर अंग्रेजों के हाथ से निकल गया। यहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र जो थे नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व किया। इसमें उनकी सहायता तात्या टोपे ने की थी, जिसका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। मतलब तात्या टोपे जी जो होते हैं उनका असली नाम होता है रामचंद्र पांडुरंग। वहीं विवेकानंद का जो नाम था नरेंद्र था। दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। ये मूल नाम जरूर आप ध्यान रखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 1857 के आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। एकदम सही बात है। 11 मई को मेरठ के विद्रोही निकलते हैं और 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपना सम्राट घोषित कर देते हैं। पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है। मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। दूसरा कथन भी सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, दोनों कथन सही हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 1857 द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जो 1857 द ग्रेट रिवोल्ट पुस्तक के लेखक हैं उनका नाम है अशोक मेहता। डी राइट आंसर हो जाएगा। बी.डी. सावरकर ने जो किताब लिखी 1857 की क्रांति के ऊपर, उसका नाम है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। फ्रेडरिक एंजल्स और कार्ल मार्क्स दोनों मिलकर के जो किताब लिखते हैं उसका नाम होता है द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। वहीं एरिक थॉमसन स्टॉक जो लिखते हैं द पीजेंट एंड द राज। यहाँ पर थोड़ी जानकारी आप पावना विद्रोह के बारे में जान लीजिए। देखिए जो पावना विद्रोह होता है ये 1873 से 76 तक होता है, मतलब 3 साल लगभग चलता है। पावना विद्रोह जो था वो किसान विद्रोह था। बंगाल के पावना जिले के यूसुफ सराय परगना से शुरू होता है और इस विद्रोह के 2 मुख्य कारण होते हैं। पहला जो कारण होता है कि जो जमींदार होते हैं वो लगान की दरों को कानूनी सीमा से बढ़ करके वसूलते हैं। भाई अगर 10% है तो 20% ले रहे हैं, 30% ले रहे हैं, मतलब कुछ भी अनाप शनाप जो है लगान लिया जा रहा है। तो पहला कारण होता है कि अनाप शनाप जो लगान वसूल करते हैं, इस कारण से पावना विद्रोह होता है। किसान बहुत गुस्सा हो जाते हैं। देखिए पहला कारण तो ये था कि भाई जो कानूनी सीमा से ऊपर उठ करके लगान ले रहे थे जमींदार। दूसरा था कि जो 1859 में अधिनियम आता है काश्तकारी अधिनियम, तो उसके तहत जो ज़मीन पर अधिकार मिले थे किसानों को,
उन अधिकारों से जो जमींदार होते हैं उन्हें वंचित कर देते हैं, इसलिए भी पाबना विद्रोह होता है। तो 2 मुख्य कारण थे, ध्यान रखना। जमींदार जो ज्यादती कर रहे थे उसका मुकाबला करने के लिए 1873 ईस्वी में पाबना जिले के यूसुफसराय परगना में किसानों ने मिलकर एक किसान संघ बना लिया और उसकी स्थापना करने के बाद किसान संगठित हो गए और उन्होंने विद्रोह कर दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपबेल ने पाबना आंदोलन का समर्थन किया क्योंकि यह विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध न होकर जमींदारों के विरोध में था। तो इसका जो है अंग्रेज समर्थन करते हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखना, क्योंकि कथन कारण भी बना सकता है कि भाई ऐसा कौन सा विद्रोह था जिसका जो समर्थन जो है अंग्रेजों ने भी किया था। तो वो आपका पाबना विद्रोह था जो कि चलता है 1873 से 76 में और बंगाल में होता है। तो 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, किस विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। तो रैयत का मतलब हम महारानी के अंडर में ही किसान बनना चाहते हैं, जमींदार के अंडर में नहीं। तो ये कहा था आपके पाबना विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे किसान, उन्होंने कहा था। बी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, वेलुथम्पी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह विद्रोह लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का परिणाम था। इस विद्रोह को 1857 के विद्रोह का पूर्वगामी भी कहा जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, अगर वेलुथम्पी की बात करें तो पिछले लेक्चर में भी मैंने वेलुथम्पी विद्रोह के बारे में आपको डिटेल में बताया है। देखिए, 1805 में त्रावणकोर के राजा से वेलेजिली कहते हैं तुम भी सहायक संधि स्वीकार कर लो, क्योंकि आपको पता है कि 1798 में वेलेजिली के द्वारा सहायक संधि लाई जाती है। हैदराबाद सबसे पहले जो है सहायक संधि स्वीकार करने वाला स्टेट होता है, लेकिन त्रावणकोर के राजा जो होते हैं वो सहायक संधि स्वीकार नहीं करते हैं। इसके चलते 1808 से 9 में त्रावणकोर के जो दीवान होते हैं, मतलब राजा विद्रोह नहीं करते हैं, दीवान ही विद्रोह कर देते हैं। त्रावणकोर विद्रोह की जो सबसे खास बात यह थी कि ये सहायक संधि के खिलाफ था। तो कभी क्वेश्चन में आ जाए कि सहायक संधि के खिलाफ कौन सा विद्रोह हुआ था, तो वो आपका वेलुथम्पी विद्रोह था, 1808 से 9 में होता है। वेलुथम्पी विद्रोह आपका 1808 से 9 में होता है और इस टाइम पीरियड में जो कार्यकाल चल रहा था, मतलब बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो आपके लॉर्ड मिंटो प्रथम थे। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, क्योंकि लॉर्ड मिंटो प्रथम का जो टाइम पीरियड होता है 1807 से 1813 होता है। कल को क्वेश्चन में दे दे कि भाई त्रावणकोर के राजा ने विद्रोह किया था, तो राजा ने विद्रोह नहीं किया था। जो राजा के दीवान थे वेलुथम्पी, उनका नाम ही वेलुथम्पी था, तो इसीलिए इसका नाम वेलुथम्पी विद्रोह पड़ता है। 1857 की जो क्रांति उसे राष्ट्रीय संघर्ष का दर्जा दिया गया है। उसके पहले किसी विद्रोह को अगर राष्ट्रीय संघर्ष का दर्जा मिलता है तो आपके वेलुथम्पी विद्रोह को मिलता है। तो यहाँ आप देखेंगे भाई ये पहला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ये विद्रोह था वो सहायक संधि के खिलाफ था, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। राज्य हड़प नीति तो आपका 1848 से स्टार्ट होता है, जब लॉर्ड डलहौजी आते हैं। अगर यहाँ जो है वेलेजिली होता कि वेलेजिली के सहायक संधि के खिलाफ था तो आपका सही हो जाता। वहीं दूसरा क्वेश्चन है कि इस विद्रोह को 1857 के विद्रोह का पूर्वगामी कहा जाता है। दूसरा कथन पूरी तरीके से सत्य है, क्योंकि इसे राष्ट्रीय संघर्ष का दर्जा भी मिला है। यहाँ पर पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो केवल एक आपका सही नहीं, ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 32 नंबर में आपके 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो दूसरा क्वेश्चन भी कर लीजिए। 1857 के विद्रोह के समय किसने जिहाद का नारा दिया था। देखिए, अगर बात करें फैजाबाद में जो विद्रोह होता है उसके जो नेतृत्वकर्ता होते हैं वो मौलवी अहमदुल्ला होते हैं। देखिए, मौलवी अहमदुल्ला जो होते हैं बेगम हजरत महल की सहायता भी करते हैं, जो लखनऊ में नेतृत्व कर रही थी। मौलवी अहमदुल्ला के ऊपर जो है अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था, क्योंकि मौलवी अहमदुल्ला ही थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था। 5 जून 1858 को रुहेलखंड की सीमा पर पोवावा के राजा जगन्नाथ सिंह जो है मौलवी अहमदुल्ला की गोली मार करके हत्या कर देते हैं। यहाँ फिलहाल आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, इन्होंने ही जिहाद का नारा दिया था। 33 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 1857 के विद्रोह के दमन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देखिए, जो दिल्ली में विद्रोह होता है, आपको पता है बहादुर शाह जफर थे और बख्त खान दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। तो वहाँ विद्रोह का जो दमन करते हैं वो आपके निकलसन और हडसन करते हैं। इसमें जो है बहादुर शाह जफर जो होते हैं उनके 3 बेटे और पोते मारे जाते हैं। वहीं निकलसन जो है लड़ाई में चोट वोट खा जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे कि निकलसन की मृत्यु हो जाती है। वहीं अवध में जो विद्रोह का दमन करते हैं मेजर जनरल हेवलॉक और जनरल कोलिन कैंपबेल करते हैं। तो पहला भी सही, दूसरा भी सही।
इलाहाबाद में जो आपके विद्रोह का दमन करते हैं वो कर्नल नील करते हैं, ना कि ह्यूरोज करते हैं। ह्यूरोज आपके जिस विद्रोह का दमन करते हैं वो झांसी का विद्रोह होता है, तो यहाँ पर सी आपका गलत हो जाएगा। वहीं बरेली में विद्रोह का जो दमन करते हैं वो आपके कर्नल रेनार्ड भी होते हैं और कैंपबेल भी होते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो यहाँ फिलहाल राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सूची 1 में 1857 के विद्रोह के केंद्र हैं, सूची 2 में आपके विद्रोह का दमन करने वाले अंग्रेज अधिकारी हैं। झांसी में जो विद्रोह का दमन करते हैं वो जनरल ह्यूरोज करते हैं। जैसा कि आपको पता है झांसी की रानी जो महारानी लक्ष्मीबाई होती हैं विद्रोह का जो है नेतृत्व कर रही थी। वहीं जनरल ह्यूरोज जो है झांसी में जो विद्रोह हुआ उसका दमन करते हैं। जगदीशपुर में जो है विद्रोह का जो दमन करते हैं वो विलियम टेलर होते हैं। जगदीशपुर में जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे कुंवर सिंह और अमर सिंह कर रहे थे, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ झांसी का जनरल ह्यूरोज होगा, जगदीशपुर का विलियम टेलर। फैजाबाद का यहाँ पर आपका होना चाहिए था हेनरी लॉरेंस, जो कि नहीं है, बरेली का कैंपबेल हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ए का तीसरा है, बी का दूसरा, 3 2 4 1 आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए है, दूसरा कारण आर है। कथन आपका क्या है कि आधुनिक भारतीय इतिहास में 1857 का विद्रोह जो है विशिष्ट स्थान रखता है, थोड़ा इधर उधर लिख गया है। कारण क्या है कि इसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ माना जाता है। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। देखिए दोनों कथन आपके पूरी तरीके से सत्य हैं। जो आपका आधुनिक भारतीय इतिहास में जो 1857 का विद्रोह है वो विशिष्ट स्थान ही रखता है। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई भी आप 1857 को मान सकते हैं। इसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ माना जाता है और ये कथन भी सही है। दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए है, दूसरा कारण आर है। कथन ए है कि 1857 के विद्रोह के लिए आर्थिक कारण भी जिम्मेदार रहे थे, और कारण है कि ब्रिटिश भू राजस्व नीति के कारण बड़ी संख्या में किसान व जमींदार अपनी भूमि के अधिकार से वंचित हो गए थे। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। देखिए जो 1857 का विद्रोह होता है उसके जन्म देने का जो कारण होता है वो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सभी कारण जिम्मेदार थे। भाई राजनीतिक कारण थे कि जो है भारतीयों को पूरी तरीके से पार्टिसिपेशन नहीं मिलता था किसी भी चीज़ में। वहीं सामाजिक कारण भी थे कि जो है अंग्रेज अधिकारी या अंग्रेज जो नौकर होते थे उन्हें ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी, वो चाहे आपका फोर्स में हो या किसी भी फील्ड में हो, सैनिक असैनिक दोनों में। आर्थिक कारण भी थे, मतलब अंग्रेज लगातार अमीर हो रहे थे भारतीयों का शोषण करके। मेन चीज़ होता था उल्टे सीधे लगान वसूलते थे, उल्टी सीधी फसल पैदा करवाते थे, अकाल पड़ गया तब भी लगान वसूले चले जा रहे हैं, तो ये सारा सिस्टम था। वो तो अमीर हो रहे थे और मतलब जो किसान थे उनके जो है पूरी रोजी रोटी छीन रहे थे। वहीं धार्मिक कारण आपको पता है कि भाई चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जाता है, उसमें चर्बी मिलाई जाती है गाय की, सूअर की, तो ये धार्मिक कारण हो जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि 1857 के विद्रोह के लिए आर्थिक कारण भी जिम्मेदार थे। और आर्थिक कारण किस लिए जिम्मेदार थे कि जो ब्रिटिश भू राजस्व नीति के कारण जो है बड़ी संख्या में जो किसान और जमींदार जो होते थे अपनी भूमि के अधिकार से वंचित हो गए थे, तो ये आर्थिक कारण था। तो दोनों कथन आपके सही हैं और एक दूसरे से दोनों का रिलेशन भी बन रहा है, मियाँ बीवी की जोड़ी भी बन रही, तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी क्वेश्चन में आ जाएगा 1857 के विद्रोह के कारण क्या सिर्फ धार्मिक कारण था, नहीं, सामाजिक था, आर्थिक था, धार्मिक था, राजनीतिक था, सभी कारण थे। तो यहाँ ए राइट आंसर हो जाएगा। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए है, दूसरा कारण आर है। कथन है कि 1857 के विद्रोह के लिए राजनीतिक कारण भी जिम्मेदार रहे हैं। पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है, मैंने पहले ही बताया, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी कारण जो है जिम्मेदार रहे 1857 की क्रांति के लिए। तो पहला कथन पूरी तरीके से आपका सत्य है, राजनीतिक कारण भी थे, धार्मिक थे, आर्थिक थे और सामाजिक थे, सभी कारण थे। कारण क्या है कि अंग्रेजी प्रशासन के सुधारवादी उत्साह के अंतर्गत पारंपरिक भारतीय प्रणाली और संस्कृति संकटग्रस्त स्थिति में पहुंच गई, जिसका रूढ़िवादी भारतीयों ने विरोध किया। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। देखिए दूसरा कथन भी आपका पूरी तरीके से सत्य है, लेकिन जो यहाँ बताया जा रहा है ये सामाजिक कारण है। मतलब जो ये एक्सप्लेनेशन दिया गया ना कि जो भारतीय परंपरा थी, प्रणाली थी, संस्कृति थी, वो नष्ट हो रही थी, जिसका रूढ़िवादी जो भारतीय थे वो विरोध कर रहे थे,
जैसे सती प्रथा का अंत करते हैं तो उसे जो है भारतीय संस्कृति का लोग हिस्सा मानते थे, जो रूढ़िवादी भारतीय लोग थे। और बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे बाल विवाह था, विधवा पुनर्विवाह था। तो सामाजिक क्षति भी लोगों को लग रही थी, जो कि कुछ स्तर पे सामाजिक क्षति भी थी और कुछ स्तर पे जो है उत्थान भी हो रहा था। कहीं ना कहीं अंग्रेजों का किसी न किसी चीज़ में निजी स्वार्थ भी था। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो सामाजिक कारण भी जिम्मेदार थे 1857 के विद्रोह के लिए। तो यहाँ दोनों कथन फिलहाल सही हैं, लेकिन दोनों का एक दूसरे से रिलेशन नहीं बन रहा है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति के प्रतीक के रूप में चुना गया था। तो अभी मैंने बताया कमल का फूल जो होता है और रोटी होती है, इन्हें चुना जाता है 1857 की क्रांति के प्रतीक के रूप में। कमल का फूल का मामला ये होता है कि सभी टुकड़ियों तक कमल का फूल पहुंचा दिया जाता है जिनको विद्रोह करना था। वहीं रोटी पहुंचाई जाती है एक गांव के चौकीदार से दूसरे गांव के चौकीदार तक, कि भाई विद्रोह तुम्हें भी करना है। और जिसके पास रोटी पहुंच गई, जिस चौकीदार के पास, जिस गांव में, तो उन गांव के लोगों को जो है विद्रोह में शामिल होना था। वहीं जिनके पास कमल का फूल पहुंच जाता है, जिन सैनिकों के पास, जिन सैनिकों की टुकड़ी के पास, उनको भी लक्ष्य पता चल जाता है कि हाँ भाई हमें विद्रोह करना है, अंग्रेजों को मारना पीटना है, एकदम नेस्ता नाबूद कर देना है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे 1857 की विद्रोह का तात्कालिक कारण माना जाता है। तो ये तो आपको पता ही भाई कि जो चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग हो रहा था, धार्मिक कारण था। सी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 1857 की क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही ने असम में विद्रोह का नेतृत्व किया। दूसरा कथन है बंगाल, पंजाब और दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों ने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। देखिए जो आपका पहला कथन है सुरेंद्र शाही, उज्ज्वल शाही, ये जो लोग होते हैं और राजकुमार, 3 लोग होते हैं, राजकुमार, सुरेंद्र शाही, उज्ज्वल शाही। ये लोग उड़ीसा के संभलपुर में 1857 की क्रांति में विद्रोह करते हैं। अगर असम की बात करते हैं तो असम में जो 1857 की क्रांति में विद्रोह का नेतृत्व किया था वो आपके मनीराम ने किया था। तो ये पहला कथन पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, क्योंकि सुरेंद्र शाही, उज्ज्वल शाही कहाँ से संबंधित, उड़ीसा के संभलपुर से। वही दूसरा कथन है कि बंगाल, पंजाब, दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों ने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो दूसरा कथन पूरी तरीके से सत्य है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है, बी आपका सही है बस। 41 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 1857 के विद्रोह के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि विद्रोह के बाद भारत में कंपनी शासन का अंत कर दिया गया तथा भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। दूसरा कथन है भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। पहला कथन पूरी तरीके से सत्य हो जाएगा, क्योंकि जब ब्रिटिश क्राउन देखती है कंपनी अच्छे तरीके से शासन नहीं कर पा रही है तो कंपनी के शासन का अंत कर दिया जाता है और भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ जाता है। यहीं से भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगता है। और पहले जो वायसराय होते हैं भारत के, वो लॉर्ड कैनिंग होते हैं, और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी उन्हें कहा जा सकता है, क्योंकि गवर्नर जनरल का पद अब वायसराय का पद हो गया था। तो पहला दूसरा दोनों कथन सही है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, औपनिवेशिक भारत में पील आयोग का संबंध था। देखिए जो पील आयोग होता है उसका संबंध होता है सैन्य पुनर्गठन से। होता क्या है, जब 1857 की क्रांति होती है उससे पहले जो भर्तियां होती थी उसमें भारतीयों का हिस्सा काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन देखते हैं अंग्रेज के 1857 की क्रांति में सैनिकों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है, तो वो ये सोचते हैं कि भाई भारतीयों को कम से कम रखा जाएगा। तो पील आयोग का गठन करते हैं, सैन्य पुनर्गठन होता है और भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया जाता है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इस विद्रोह में बहादुर शाह प्रथम दिल्ली में प्रतीकात्मक नेता थे। दिल्ली में प्रतीकात्मक नेता थे। वहीं दूसरा कथन है वास्तविक नेतृत्व सैनिकों की एक परिषद के हाथों में था जिसका प्रधान बख्त खान था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए जो पहला कथन है कि इस विद्रोह में बहादुर शाह प्रथम प्रतीकात्मक नेता थे, पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है।
मतलब प्रतीक के रूप में थे, क्योंकि भाई 82 साल के वो बूढ़े हो चुके थे, वो कुछ कर नहीं सकते थे। जो वास्तविक नेतृत्व निभा रहे थे वो बख्त खान निभा रहे थे, तो वास्तविक नेतृत्व आपके बख्त खान के हाथ में था, तो दूसरा कथन भी सही हो जाएगा। तो दोनों कथन सही हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, जब 1857 का विद्रोह होता है उस समय लॉर्ड कैनिंग होते हैं भारत के गवर्नर जनरल। लॉर्ड कैनिंग जो है 1856 में भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं। 1858 तक वो भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। उसके बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जाता है, वायसराय का पद लाया जाता है। तो 1858 से 1862 ईस्वी तक वो भारत के वायसराय भी रहते हैं। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग थे और भारत के प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग थे। बी राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग के पहले लॉर्ड डलहौजी थे 1848 से 56 तक। 45 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। पंजाब के शासक ने भाग लिया था, हैदराबाद के शासक ने भाग लिया था, या मद्रास के शासक ने भाग लिया था, ये आपको बताना है। देखिए, जो 1857 का विद्रोह होता है उसमें पंजाब, राजपुताना, हैदराबाद और मद्रास के शासकों ने बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लिया था। न पंजाब ने लिया हिस्सा, न हैदराबाद ने, न ही मद्रास ने। तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं, डी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि बंगाल के जमींदारों ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अंग्रेजों की मदद की थी। वहीं दूसरा है, बीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक में इसे एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। देखिए, जो पहला कथन है कि भाई बंगाल के जमींदार विद्रोहियों को कुचलने के लिए अंग्रेजों की मदद करते हैं, पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है। क्योंकि जो जमींदार होते हैं बंगाल के, उन्हें डर होता है कि भाई अंग्रेजों का अगर शासन चला जाएगा तो जो हमारी संपत्ति का अधिकार है ना, वो खतरे में पड़ जाएगा। तो इसीलिए अंग्रेजों का साथ जो है बंगाल के जमींदार देते हैं। जमींदार ये भी सोचते हैं कि भाई जो ये विद्रोह हो रहा है वो अंग्रेजों के शोषण की वजह से हो रहा है, मतलब अंग्रेज जो शोषण कर रहे हैं उसी की वजह से हो रहा है, और हम भी कहीं ना कहीं शोषण कर रहे हैं गरीबों का, क्योंकि हम भी लगान उल्टे सीधे तरीके से वसूलते हैं। तो कल को ये विद्रोह हमारे साथ भी हो सकता है, और इसीलिए बढ़ चढ़ के अंग्रेजों का साथ दिया जाता है बंगाल के जमींदारों के द्वारा। बीडी सावरकर जो है अपनी पुस्तक में एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम इसे कहते हैं। तो दूसरा कथन भी आपका सही है, बीडी सावरकर कहते हैं कि भाई एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दोनों सही हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 1857 के विद्रोह को या तो सिपाही विद्रोह या अनधिकृत राजाओं तथा जमींदारों का अनियोजित प्रयत्न अथवा सीमित किसान युद्ध कहा जा सकता है। मतलब ये कथन आपके किसने कहे थे कि 1857 का विद्रोह जो है वो या तो सिपाही विद्रोह या अनधिकृत राजाओं या जमींदारों का अनियोजित प्रयत्न अथवा सीमित किसान युद्ध कहा जा सकता है? तो ये जो कहा था आपके एडवर्ड टॉमसन तथा जीटी गैरेट ने कहा था, सी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं जो आपके जेड रॉबर्ट्स होते हैं वो कहते हैं कि वर्ष 57 का जो विद्रोह है सिपाही विद्रोह मात्र था। सर जॉन लॉरेंस कहते हैं कि 1857 की घटना सिर्फ गाय की चर्बी से उत्पन्न सैनिक उत्पात है। वहीं विलियम हावर्ड रसेल कहते हैं कि 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम से नहीं धार्मिक युद्ध था। 48 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, अपितु यह भारतवासियों का अंग्रेजों के विरुद्ध धार्मिक सैनिक शक्तियों के साथ राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा के लिए लड़ा गया युद्ध था। ये जो वाक्य कहे थे वो आपके जस्टिस मेकाकी ने कहे थे, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आरसी मजूमदार जो हैं वो कहते हैं कि 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। वहीं जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि भारतीय जनता का एक संगठित संग्राम था। वहीं बीडी सावरकर जो होते हैं कहते हैं 1857 का जो विद्रोह था वो स्वधर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया राष्ट्रीय संघर्ष था। तो यहाँ राइट आंसर सी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 1857 का विद्रोह मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम था। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका था, ये आपको बताना है।
देखिए जो ये कथन कहते हैं सर जेम्स आउट्रम कहते हैं कि भाई जो 1857 का विद्रोह हुआ है वो मुसलमानों ने षड्यंत्र रचा था, वही है बस, और कुछ नहीं है। वहीं जो डॉक्टर सैयद आतहर अब्बास रिजवी होते हैं वो कहते हैं कि 1857 ईस्वी की क्रांति भारत की पवित्र भूमि से विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयास था। बिपिन चंद्र होते हैं वो कहते हैं कि 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। बेंजामिन डिजरेली जो कहते हैं कि 1857 का विद्रोह सचेत संयोग से उपजा राष्ट्रीय विद्रोह था। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एस सेन 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कहते हैं। देखिए जो पहला है कि 1857 का विद्रोह सचेत संयोग से उपजा राष्ट्रीय विद्रोह था, ये आपके सर ब्रूस नॉर्टन कहते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। वहीं दूसरा कथन है कि 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था, ये आपके बिपिन चंद्रा कहते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी आपका क्या है कि 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह न होकर नागरिक विद्रोह था, ये आपके बेंजामिन डिजरेली कहते हैं, तो ये भी आपका नहीं होगा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जो आपके एस सेन होते हैं वो कहते हैं कि 1857 के विद्रोह का आरंभिक स्वरूप सैनिक विद्रोह का ही था, किंतु बाद में इसने राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया था, तो डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो यहीं पर आपका सिलेक्शन सीरीज का 15 नंबर का लेक्चर कंप्लीट होता है। जो इसकी पीडीएफ है टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लीजिए। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।